हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वाइज बैंकिंग। गाइस, स्वागत है आप सभी का मेंस लेवल के रीजनिंग के क्लास में। ये सेट नंबर 9 है। अगर अब तक आपने प्रीवियस सेट नहीं देखे तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में एक 1000 पजल सीरीज की प्लेलिस्ट, एक 500 मेंस लेवल पजल की प्लेलिस्ट एंड एक मेंस लेवल रीजनिंग की प्लेलिस्ट मिलेगी। गाइस, ये तीनों प्लेलिस्ट में हमने काफी अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चन किए, तो अगर आप बिगिनर है तो आपको तो ये तीनों प्लेलिस्ट जरूर देखनी चाहिए गाइस। और गाइस, यहाँ पे एक सिलोगिज्म शॉर्ट्स की भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है एंड एक सिलोगिज्म सीरीज की भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। तो ये दोनों सीरीज देख लीजिए, आपको सिलोगिज्म में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, ये गारंटी मैं लेता हूँ। तो चलिए गाइस, आज एक बहुत ही अच्छे क्वालिटी का क्वेश्चन करने वाले हैं। आज हम डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आज दो क्वेश्चन करेंगे, तो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए गाइस। तो डेटा सफिशिएंसी मतलब क्या होता है, तो इस वर्ड से ही आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पे डाटा सफिशिएंट है क्या। सफिशिएंट है मतलब ये डाटा पूरा अवेलेबल है क्या। ये क्वेश्चन गाइस प्रीलिम्स के पजल से भी इजी होते हैं, बट यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़े लेंदी होते हैं, इसलिए ये मेंस के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आपको स्टार्टिंग में कुछ इन्फॉर्मेशन दी होगी एंड यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया होगा, स्टेटमेंट 1 दिया होगा एंड स्टेटमेंट 2 दी होगी। ये दोनों स्टेटमेंट में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन दी होगी। तो गाइज, आपको यहाँ पे क्या पता लगाना है कि यहाँ पे ऑप्शंस आएंगे। यहाँ पे स्टेटमेंट 1 इज अलोन सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन एंड स्टेटमेंट 2 इज नॉट। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 है वो सफिशिएंट है एंड यहाँ पे जो स्टेटमेंट 2 है वो इनसफिशिएंट है। ये एक ऑप्शन रहेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या गाइज, अगर हम पजल सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ स्टेटमेंट 1 से ही आंसर मिलेगा। यहाँ पे जो क्वेश्चन का आंसर पूछा होगा वो सिर्फ स्टेटमेंट 1 से ही मिला होगा एंड यहाँ पे स्टेटमेंट 2 से आंसर नहीं मिला होगा। तो यहाँ पे हम ऑप्शन नंबर ए पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी क्या होता है, स्टेटमेंट 1 इज नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन बट स्टेटमेंट 2 इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। इसका मतलब यहाँ पे अगर हम पजल सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर स्टेटमेंट 1 से तो नहीं मिलेगा, बट यहाँ पे स्टेटमेंट 2 अलोन से मिलेगा। मतलब यहाँ पे जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी, इस इंफॉर्मेशन से हम इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे पजल सॉल्व करके। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो हमारी ये वाली पॉसिबिलिटी लगेगी ऑप्शन नंबर बी वाली। अब गाइस, अगर यहाँ पे ऑप्शन होता ऑप्शन नंबर सी, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट नंबर 2 दे बोथ आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। तो गाइस, यहाँ पे स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 ये दोनों का डाटा मिला के हमें पजल सॉल्व करनी पड़ेगी। एक के डाटा से पजल सॉल्व नहीं होगी, जब हम इन दोनों का डाटा मिलाएंगे तभी अगर पजल सॉल्व होती होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आएगा कि बोथ द स्टेटमेंट आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। और गाइस, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है ऑप्शन नंबर डी, आइदर स्टेटमेंट नंबर 1 इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन और स्टेटमेंट 2 इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। इसका ही मतलब क्या होगा गाइस, यहाँ पे स्टेटमेंट 1 से भी आंसर आएगा, मतलब सिर्फ इतनी डाटा से आंसर आएगा तो भी हम आंसर निकाल पाएंगे एंड ये स्टेटमेंट 2 से भी आंसर आएगा तो भी हम आंसर निकाल पाएंगे। ऑप्शन नंबर 1 में क्या था, स्टेटमेंट 1 से तो आंसर मिल रहा था बट स्टेटमेंट 2 से नहीं मिल रहा था। ऑप्शन नंबर बी में क्या हो रहा था, स्टेटमेंट 2 से मिल रहा था बट स्टेटमेंट 1 से नहीं मिल रहा था। बट यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में क्या है, स्टेटमेंट 1 से भी एक आंसर मिलेगा यहाँ पे परफेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 से भी वही आंसर मिलेगा परफेक्ट, ठीक है। यहाँ पे दोनों के आंसर मैच होने चाहिए। यहाँ पे स्टेटमेंट 1 का आंसर अगर 5 आता होगा तो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 का भी आंसर निकालने के बाद 5 आना चाहिए। यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइस। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर डी। अब लास्ट ऑप्शन होता है गाइस ऑप्शन नंबर ई कि नो वन स्टेटमेंट इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। इसका मतलब स्टेटमेंट 1 से भी आंसर नहीं आएगा, स्टेटमेंट 2 से भी आंसर नहीं आएगा। तो एक बेसिक चीज़ है डेटा सफिशिएंसी की, वो मैंने आपको बता दी। तो चलिए गाइस, यहाँ पे आप वीडियो की भी शुरुआत कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन दिए गए, यहाँ पे 8 पर्सन्स है ABCDEFGH आर सिटिंग अराउंड द स्क्वायर टेबल, 4 पर्सन सिटिंग एट द कॉर्नर, 4 पर्सन सिटिंग अवे फ्रॉम द सेंटर। तो यहाँ पे हम लाइन मेथड से बनाएंगे स्क्वायर सिटिंग अरेंजमेंट। तो यहाँ पे एक लाइन बनाता हूँ मैं। तो यहाँ पे क्या बोला है, 8 पर्सन है, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 एंड ये हो गया 8, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब आगे दिया गया यहाँ पे क्या बोला है, वाइल 4 पर्सन सिटिंग ऑन द एजेस आर फेसेस टुवर्ड्स द सेंटर। मतलब यहाँ पे जो भी मिड पे बैठ के होगा, जो भी साइड पे बैठ के होगा, वो सेंटर की तरफ देखेगा। इसका मतलब यहाँ पे मैं इनसाइड बना लेता हूँ एंड जो भी यहाँ पे कॉर्नर पे बैठेगा वो आउटसाइड देख रहा होगा, तो यहाँ पे मैं आउटसाइड बना लेता हूँ। अब आगे क्या बोला है, हु इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए। तो हमें क्वेश्चन क्या पूछा है, ए के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठ के होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का हमें आंसर निकालना होगा। अब यहाँ पे स्टेटमेंट 1 दी है एंड स्टेटमेंट 2 दी है। तो स्टेटमेंट 1 का डाटा मैं इस साइड लिखूंगा एंड स्टेटमेंट 2 का डाटा मैं इस साइड लिखूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 में क्या बोला है, ओनली 2 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन ए एंड डी। तो यहाँ पे ए एंड डी के बीच में 2 पर्सन हो गए। अब आगे दिया है हु आया है, तो कभी भी आपके पजल में हु आता है तो हु के बाद की इंफॉर्मेशन हु के पास जो भी होगा उसके लिए होगी। तो इसे हम कैसे रीड करेंगे, डी हु इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ बी। तो ये जो डी है वो इमीडिएट राइट ऑफ बी के रहेगा, ठीक है।
अब आगे क्या दिया है, ओनली 2% सीट बिटवीन यप एंड डी। तो डी से इस डायरेक्शन में 2% छोड़ने के बाद तो ए है, इसका मतलब डी के इस डायरेक्शन में 2% छोड़ने के बाद यहाँ पे आएगा यफ। अब आगे दिया है गाइस, वाइल यफ सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी। अब ये जो यफ है ये सी के इमीडिएट लेफ्ट में बैठता है। तो गाइस यहाँ पे हमें ऑप्शंस के साथ डील करना होता है। मैंने आपको सभी ऑप्शंस बता दिए ए से लेके ई तक। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इस डाटा से ये पजल सॉल्व होती है क्या ये चेक करके देखेंगे। अब गाइस यहाँ पे आपको सबसे सुटेबल कंडीशन ये वाली दिख रही है कि डी से इस डायरेक्शन में 2% छोड़ने के बाद ए है एंड डी से इस डायरेक्शन में 2% छोड़ने के बाद यफ है। अब यहाँ पे कंफर्म नहीं पता गाइस कि डी से 2% छोड़ने के बाद लेफ्ट में ही ए है क्या एंड डी से 2% छोड़ने के बाद राइट में ही यफ है क्या। यहाँ पे भी यफ आ सकता है एंड यहाँ पे भी ए आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी कंफर्म नहीं है। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी हम चेक करके देखेंगे। यहाँ पे मैं डी लेता हूँ और डी को मैं नॉर्थ डायरेक्शन में फेसिंग बनाता हूँ। तो यहाँ पे डायरेक्शन अल्टरनेट आएंगे। तो यहाँ पे डायरेक्शन अल्टरनेट आएंगे क्योंकि स्क्वायर सिटिंग अरेंजमेंट में मैंने आपको क्या बोला था, 4 सिटिंग कॉर्नर पे हो गए एंड 4 सिटिंग मिडल पे हो गए। तो अगर कॉर्नर वाले इनसाइड देख रहे होगे या फिर मिडल वाले इनसाइड देख रहे होगे एंड कॉर्नर वाले मिडल वाले के अपोजिट डायरेक्शन देख रहे होगे, मतलब ही मिडल एंड कॉर्नर का डायरेक्शन अपोजिट होगा। तो यहाँ पे डायरेक्शन अल्टरनेट आते हैं, मतलब यहाँ पे एक इनसाइड हो गया तो एक आउटसाइड हो गया, फिर से इनसाइड हो गया तो फिर से आउटसाइड हो गया, फिर से इनसाइड हो गया तो फिर से आउटसाइड हो गया। यहाँ पे डायरेक्शंस भी अल्टरनेट आएंगे एंड यहाँ पे मिड एंड कॉर्नर भी अल्टरनेट आएंगे, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें मैं 1000 पजल सीरीज में कवर कर चुका हूँ। तो अगर आपने 1000 पजल सीरीज नहीं देखी है तो सेट 1 से यहाँ पे सेट 48 तक जरूर देखिएगा, क्योंकि सेट 48 मैंने रिसेंटली कंप्लीट किया है और मुझे 1000 सेट लेने हैं गाइज। तो प्लीज़ इस सीरीज के साथ बने रहिए, प्लीज़ सपोर्ट दिखाइए। तो गाइज यहाँ पे अगर मैंने डी का डायरेक्शन नॉर्थ ले लिया तो यहाँ पे डायरेक्शन अल्टरनेट आएगी। ये हो गया साउथ, ये हो गया नॉर्थ, फिर से आ गया साउथ, फिर से यहाँ पे हो गया नॉर्थ, फिर से आ गया साउथ, फिर से हो गया नॉर्थ एंड फिर से आ गया साउथ, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब गाइस आपको ये वाली कंडीशन दिख रही होगी, यहाँ पे क्या बोला है कि डी के इस डायरेक्शन में 2% छोड़ के ए है एंड डी के इस डायरेक्शन में 2% छोड़ के यफ है। तो डी तो हमने यहाँ पे सेट कर दिया। अब यहाँ पे कंफर्म नहीं पता कि डी के लेफ्ट में ए है या फिर डी के राइट में यफ है। यहाँ पे भी यफ हो सकता है एंड यफ की जगह भी ए हो सकता है। तो हम एक पॉसिबिलिटी में क्या करेंगे, डी के लेफ्ट में ए लेंगे एंड दूसरे पॉसिबिलिटी में क्या करेंगे कि डी के राइट में ए लेंगे। तो सबसे पहले मैं नीचे यहाँ पे डी के लेफ्ट में ये 2 बंदे छोड़ने के बाद ए रखता हूँ एंड यही पॉसिबिलिटी ऊपर लेता हूँ एंड डी के राइट में 2 बंदे छोड़ने के बाद यहाँ पे ए लेता हूँ। अब गाइस यहाँ पे क्या बोला कि डी से 2% छोड़ने के बाद यफ है। तो नीचे की पॉसिबिलिटी में डी से 2% छोड़ने के बाद यफ इसी डायरेक्शन में आएगा एंड ऊपर की पॉसिबिलिटी में डी से 2% छोड़ने के बाद यफ यहीं पे आएगा। तो ये भी कंडीशन हो गई हमारी। अब यहाँ पे क्या बोला है गाइस कि बी के इमीडिएट राइट में कौन है, डी है। तो नीचे की पॉसिबिलिटी में अगर हम देखेंगे तो बी 101% यहीं पे आएगा, तभी तो बी साउथ डायरेक्शन में है एंड बी का राइट ईस्ट डायरेक्शन में होगा। अगर हम ऊपर की पॉसिबिलिटी में देखेंगे तो 101% बी यहीं पे आएगा, तभी तो बी का डायरेक्शन साउथ होगा एंड बी का राइट ईस्ट डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पे हो गया बी के इमीडिएट राइट में डी। अब गाइस यहाँ पे क्या बोला है कि सी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, यफ है। तो नीचे की पॉसिबिलिटी में सी 101% यहीं पे लेना होगा, तभी तो सी का लेफ्ट ईस्ट डायरेक्शन में होगा और यहाँ पे सी के इमीडिएट लेफ्ट में हो गया यफ, ठीक है। अगर हम ऊपर की पॉसिबिलिटी में देखेंगे तो सी हमें 101% यहीं पे लेना होगा, तभी तो यहाँ पे सी होगा नॉर्थ डायरेक्शन एंड सी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन होगा, यफ होगा। तो ये भी कंडीशन हो गई हमारी कि सी के इमीडिएट लेफ्ट में यफ है। तो हमने स्टेटमेंट 1 का सभी डाटा यूज किया है गाइज। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था कि ए के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठ के है। तो ये पॉसिबिलिटी नंबर 2 में आपको ए के इमीडिएट लेफ्ट में कौन दिख रहा है, ए यहाँ पे साउथ डायरेक्शन में फेसिंग है, ठीक है। तो ए का लेफ्ट ईस्ट डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पे ए के इमीडिएट लेफ्ट में आपको कोई दिख रहा है क्या, यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। इसका ही मतलब इस पॉसिबिलिटी में आंसर नहीं मिला। अगर हम नीचे की पॉसिबिलिटी में देखेंगे तो यहाँ पे है ए यहाँ पे क्या है, साउथ डायरेक्शन में फेसिंग है। साउथ का तो लेफ्ट ईस्ट डायरेक्शन में होता है। तो यहाँ पे ए के इमीडिएट लेफ्ट में कोई बंदा दिख रहा है क्या, यहाँ पे भी कोई बंदा नहीं है। इसका ही मतलब गाइस ये स्टेटमेंट 1 है इज नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। यहाँ पे जो डाटा है स्टेटमेंट 1 का ये नॉट सफिशिएंट है। अगर गाइस यहाँ पे स्टेटमेंट 1 का डाटा नॉट सफिशिएंट है तो हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट 2 का डाटा चेक करेंगे। अगर यहाँ पे स्टेटमेंट 2 का डाटा भी गलत आता होगा तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ई, बोथ द स्टेटमेंट आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। और गाइस अगर यहाँ पे स्टेटमेंट 2 का डाटा करेक्ट आता होगा तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी, ओनली स्टेटमेंट 2 इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन बट नॉट स्टेटमेंट 1 इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। यहाँ पे हमने कौन से पॉसिबिलिटी एलिमिनेट किए गाइस, यहाँ पे हमने ऑप्शन नंबर 1 एलिमिनेट किया। ऑप्शन नंबर ए में क्या था, स्टेटमेंट 1 इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, स्टेटमेंट 2 इज नॉट।
बट यहाँ पे तो स्टेटमेंट 1 ही नॉट सफिशिएंट है, ठीक है, तो ये ऑप्शन हमने कट कर दिया। और गाइस यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में क्या था कि 1 and 2 बोथ द स्टेटमेंट आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, बट अगर स्टेटमेंट 1 ही यहाँ पे इनसफिशिएंट हो गया तो यहाँ पे बोथ द स्टेटमेंट कैसे सफिशिएंट हो सकते हैं, तो यहाँ पे सी भी नहीं हो सकता, ठीक है। और गाइस यहाँ पे डी में क्या था, आइदर 1 स्टेटमेंट और स्टेटमेंट 2। अब यहाँ पे आइदर 1 मतलब 1 से भी आंसर आएगा एंड और 2 मतलब 2 से भी आंसर आएगा अलोन से, ठीक है। तो यहाँ पे 1 से आंसर आया क्या, नहीं आया, इसका ही मतलब ये ऑप्शन नंबर डी भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे कौन से दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो सकता है एंड यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई हो सकता है कि बोथ आर नॉट फॉलोड। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट नंबर 2 चेक करेंगे एंड उसके बाद हम डिसाइड करेंगे। अगर स्टेटमेंट नंबर 2 सही आता है तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगर स्टेटमेंट नंबर 2 गलत आता है तो यहाँ पे आंसर होगा बोथ द स्टेटमेंट आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। तो सबसे पहले स्टेटमेंट 2 का डाटा नोट करेंगे एंड उसे इसमें अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे क्या दिया है, ई सीट अपोजिट टू जी। अपोजिट मतलब ई एंड जी के बीच में 3% हो गए, तो यहाँ पे बीच में 3% बना लेता हूँ। अब आगे दिया है गाइस, जी हु फेसेस टुवर्ड द सेंटर। तो यहाँ पे जी सेंटर की तरफ देख रहा है, सेंटर की तरफ देख रहा है मतलब इनसाइड देख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जी के सामने मैं इनसाइड बना लेता हूँ। और गाइस मैंने 1000 पजल सीरीज में आपको क्या बोला था, अगर कोई बंदा सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर होगा तो 8% के सिटिंग अरेंजमेंट में अगर एक बंदे का डायरेक्शन दिया होगा तो दूसरा बंदा ऑटोमेटिकली इनसाइड ही देखेगा। तो यहाँ पे जी इनसाइड था तो ऑटोमेटिकली ई का भी डायरेक्शन इनसाइड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ई के भी सामने मैं इनसाइड लिख देता हूँ। अब गाइस यहाँ पे एंड आया है, तो एंड के बाद की इन्फॉर्मेशन किसके लिए होगी, एक तो जी के लिए होगी या फिर ई के लिए होगी। तो कभी भी आपके पजल में एंड आता है तो एंड के बाद की इन्फॉर्मेशन सेंटेंस के स्टार्टिंग में जो भी बंदा होता है उसके लिए होती है। तो यहाँ पे क्या बोला था, ई सीट अपोजिट टू जी, ठीक है। ई तो जी के अपोजिट बैठता है वो हमने नोट कर दिया। अब जी हु फेसेस टुवर्ड द सेंटर, जी सेंटर की तरफ देखता है ये भी हमने सेट कर दिया। अब ये एंड के बाद की इन्फॉर्मेशन सेंटेंस के स्टार्टिंग में ई है तो इसे हम कैसे रीड करेंगे, ई सीट इमीडिएट राइट ऑफ यफ। तो ये जो ई है ये यफ के इमीडिएट राइट में रहता है। अब आगे क्या दिया है गाइस, ओनली 1% सीट बिटवीन यफ एंड ए। तो यहाँ पे यफ एंड ए के बीच में ओनली एक बंदा रहेगा। अब आगे फिर से हु आया है तो हु के पास कौन है, ए है। तो इसे हम कैसे रीड करेंगे, ए हु इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ जी। तो यहाँ पे ए एंड जी क्या हो गए, इमीडिएट नेबर नहीं हो गए। यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइस। अब यहाँ पे सबसे सुटेबल कंडीशन तो आपको ये वाली दिख रही है कि जी के 3% छोड़ने के बाद ई है। तो गाइस आप जी यहाँ पे कहीं पे भी रख सकते हैं, तो मैं यहाँ पे जी को रखता हूँ एंड जी से कौन से भी डायरेक्शन में आप 3% छोड़ के ई रख सकते हैं। तो 1, 2 एंड 3% छोड़ के ई रखूंगा। अब जी से इस डायरेक्शन में भी 3% छोड़ने के बाद ई है एंड जी से इस डायरेक्शन में 1, 2 एंड 3% छोड़ने के बाद यहीं पे ई आएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइस। अब यहाँ पे क्या बोला है गाइस कि जी का डायरेक्शन इनसाइड है, तो यहाँ पे जी का डायरेक्शन में इनसाइड ले लेता हूँ। अब यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला था कि डायरेक्शन अल्टरनेट आएंगे। अगर यहाँ पे मिडल एंड कॉर्नर का डायरेक्शन अपोजिट होगा, यहाँ पे इनसाइड है तो यहाँ पे आउटसाइड है। अगर ये इनसाइड होगा तो ऊपर मैं इनसाइड लिख देता हूँ एंड नीचे आउटसाइड होगा, जाहिर सी बात है ऊपर इनसाइड होता है तो नीचे आउटसाइड होगा। अब अगर जी इनसाइड हो गया तो ये आउटसाइड हो जाएगा, फिर से इनसाइड हो जाएगा तो फिर से आउटसाइड, फिर से इनसाइड, फिर से आउटसाइड, फिर से इनसाइड एंड फिर से आउटसाइड। और मैंने यहाँ पे आपको क्या ट्रिक बताई थी, यहाँ पे ई का भी डायरेक्शन इनसाइड हो जाएगा और यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे नॉर्थ डायरेक्शन में फेसिंग है और नॉर्थ की तरफ क्या है, इनसाइड है। तो यहाँ पे जी एंड ई सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर हो गए तो 5000% जी एंड ई का डायरेक्शन सेम होगा, ठीक है। अब गाइस ई से आपको ये वाली कंडीशन दिख रही है कि एफ के इमीडिएट राइट में कौन है, ई है। तो अगर मैं यहाँ पे एफ को लेता हूँ तो एफ तो साउथ डायरेक्शन में फेसिंग हो जाएगा और साउथ डायरेक्शन का तो राइट ईस्ट डायरेक्शन में हो जाएगा, तो यहाँ पे ई लेना पड़ेगा। बट यहाँ पे तो एफ के लेफ्ट में ई हो गया और यहाँ पे हमें राइट में ई चाहिए था, तो यहाँ पे एफ नहीं आ सकता। तो 101% गाइस एफ हमें यहीं पे लेना होगा, तभी तो एफ के इमीडिएट राइट में यहाँ पे होगा ई। तो ये भी कंडीशन हो गई हमारी। अब गाइस यहाँ पे क्या बोला है कि एफ से 1% छोड़ने के बाद कौन है, ए है। तो अगर यहाँ पे एफ हो गया तो एफ से इस डायरेक्शन में 1% छोड़ने के बाद अगर मैं यहाँ पे ए को निकालता हूँ तो ये कंडीशन में क्या बोला है कि ए एंड जी इमीडिएट नेबर नहीं हो सकते। तो यहाँ पे ए एंड जी तो इमीडिएट नेबर हो गए, तो यहाँ पे ए नहीं आ सकता। तो गाइस 101% एफ से इस डायरेक्शन में ही हमें 1% छोड़ने के बाद यहीं पे ए लेना पड़ेगा, तभी तो ए के इमीडिएट नेबर में जी नहीं आएगा। यहाँ पे बीच में 2% है, ठीक है, और यहाँ पे ए के इमीडिएट नेबर में जी नहीं चाहिए, ये भी कंडीशन हो गई हमारी। अब गाइस हमने स्टेटमेंट 2 का पूरा डाटा यहाँ पे फिल कर दिया। अब देखते हैं कि यहाँ पे हमें क्वेश्चन का आंसर मिलता है क्या। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि ए के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठता है। तो अगर यहाँ पे ए हो गया तो ए का डायरेक्शन क्या है, साउथ है, तो साउथ का लेफ्ट ईस्ट डायरेक्शन में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ए के इमीडिएट लेफ्ट में कौन दिख रहा है आपको, ई दिख रहा है। तो ये स्टेटमेंट 2 के डाटा से हमें इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा आएगा, स्टेटमेंट 2 इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन।
बट स्टेटमेंट 1 इज नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अंडरस्टैंड हो गया गाइज। मैंने काफी इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे मैंने डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन कैसे आता है ये भी बताया, यहाँ पे ऑप्शंस कैसे रीड करते हैं ये भी मैंने आपको बताया, यहाँ पे स्टेटमेंट 1 कैसे सॉल्व करनी है ये भी डिटेल में बताया, यहाँ पे स्टेटमेंट 2 कैसे सॉल्व करनी है ये भी मैंने डिटेल में बताया। और गाइज यहाँ पे एक एक चीज मैंने बताई। तो जो भी कैंडिडेट्स ने 1000 पजल सीरीज नहीं देखी है तो उन्हें तो 1000 पजल सीरीज बिल्कुल देखनी चाहिए, क्योंकि अगर आप 1000 पजल सीरीज नहीं देखोगे तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली ट्रिक वाइज कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो और एक क्वेश्चन करते गाइज डेटा सफिशिएंसी का। यहाँ पे क्या दिया है, 6 पर्सन है MNOPQRST are buying clothes from Monday to Sunday of a same week but not necessary in the same order. One day of the week no one buy the clothes. Who among the following buy the clothes just after R? अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि R के जस्ट आफ्टर कौन क्लॉथ बाय करता है। तो यहाँ पे एक मंडे से लेके संडे तक मैं अरेंजमेंट बना लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या बोला है गाइस, यहाँ पे मंडे से लेके संडे तक 7 डेज है और गाइस यहाँ पे तो 6 ही पर्सन है। इसका ही मतलब कोई भी एक दिन ऐसा होगा उस दिन में कोई भी बंदा क्लॉथ बाय नहीं करता। तो यहाँ पे वही दिया है, वन डे ऑफ द वीक नो वन बाय क्लॉथ। तो गाइस यहाँ पे मैंने मंडे से लेके संडे तक यहाँ पे बॉक्सेस अरेंज कर दिए। यहाँ पे हम स्टेटमेंट 1 का डाटा लिखेंगे, यहाँ पे हम स्टेटमेंट 2 का डाटा लिखेंगे। तो सबसे पहले स्टेटमेंट 1 का डाटा लिखते हैं। यहाँ पे क्या बोला है गाइस, मोर देन 3 पर्सन बाइंग क्लॉथ्स बिटवीन M एंड Q। तो यहाँ पे M एंड Q के बीच में मोर देन 3 हो गए मतलब +3 हो गए। मोर देन 3 मतलब यहाँ पे मिनिमम 4 होने चाहिए एंड 4 से ज़्यादा कितने भी, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, 2 डेज गैप बिटवीन N एंड R। तो यहाँ पे N एंड R के बीच में 2 दिन का गैप होगा। अब आगे क्या दिया है गाइस, यहाँ पे दिया है T वॉज बाइंग बिफोर P। तो गाइस यहाँ पे T बिफोर होगा P से, इसका मतलब T ऊपर होगा क्योंकि यहाँ पे मंडे बिफोर है एंड संडे लास्ट है, ये आपको नहीं भूलना है। तो मंडे बिफोर है तो T बिफोर ही आएगा P से, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब आगे पढ़ते गए। यहाँ पे क्या बोला है, एटलीस्ट 2 पर्सन वॉज बाइंग क्लॉथ आफ्टर N। तो यहाँ पे N के बाद में यहाँ पे क्या बोला है, एटलीस्ट 2 पर्सन। एटलीस्ट 2 पर्सन मतलब कम से कम 2 बंदे, ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी। तो यहाँ पे मिनिमम 2 बंदे, ज़्यादा से ज़्यादा 3 4 5 6 कितना भी। एटमोस्ट का मतलब क्या होता है, एटमोस्ट मतलब एटमोस्ट 2 मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2, कम से कम कितना भी मतलब 1 0, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे सिर्फ इतनी डाटा से आपको ये पजल सॉल्व होती हुई दिख रही है क्या, क्योंकि अगर गाइज हम सबसे मिनिमम पॉसिबिलिटी लेंगे, N के नीचे 2 बंदे लेंगे, तो यहाँ पे अगर N के नीचे मैं 1 एंड 2 बंदे लेता हूँ और यहाँ पे N से 2% छोड़ने के बाद R है, तो ये हो गया यहाँ पे R। अब यहाँ पे और कोई कंडीशन सेट कर सकते हैं क्या, कोई भी कंडीशन नहीं सेट कर सकते, क्योंकि P एंड T कहीं पे भी आ सकता है। M एंड Q के बीच में मिनिमम 4 चाहिए तो ये भी कहीं पे भी आ सकता है। अब गाइज हमें स्टेटमेंट 2 का डाटा निकालेंगे एंड स्टेटमेंट 2 का डाटा यहाँ पे अप्लाई करके देखेंगे। अब गाइज यहाँ पे दिया M वॉज बाइंग क्लॉथ 2 डेज बिफोर N। तो यहाँ पे N के ये 1 डे बिफोर हो गया एंड ये 2 डे बिफोर हो गया, तो इन दोनों के बीच में एक बंदा आएगा। तो M बिफोर है, बिफोर है मतलब ऊपर की डायरेक्शन में होगा। गाइज यहाँ पे 2 डे बिफोर बोला था, कभी भी आपके पजल में 2 डे बिफोर आता होगा, 2 डे आफ्टर आता होगा, या फिर 2 पर्सन अबाव या फिर 2 पर्सन बिलो आता होगा, तो यहाँ पे आपको एक ही चीज करनी होगी, इन दोनों के बीच में M एंड N के बीच में यहाँ पे 2 होगा तो 2 से 1 कम इन दोनों के बीच में आएगा, मतलब यहाँ पे M एंड N के बीच में यहाँ पे एक बंदा होगा। इसका मतलब ये 1 पर्सन बिफोर एंड ये 2 पर्सन बिफोर। बिफोर जाना है गाइज, इसका मतलब ऊपर जाना है, ये मत भूलना है, क्योंकि यहाँ पे मंडे की डायरेक्शन बिफोर है, ये संडे की डायरेक्शन आफ्टर है, ठीक है। अब गाइज आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, नो वन बाय क्लॉथ बिटवीन N एंड R। तो यहाँ पे N एंड R के बीच में कोई भी बंदा नहीं होगा, मतलब ये दोनों इमीडिएट नेबर हो गए। और एक पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है गाइज, यहाँ पे N एंड R के बीच में क्या होगा, एक वैकेंट प्लेस होगी। तो वैकेंट प्लेस को मैं स्टार की तरह दिखा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे बोला है ना कि एक दिन में कोई भी बाय नहीं करता, एंड यहाँ पे क्या बोला है कि N एंड R के बीच में कोई भी बाय नहीं करता, कोई भी बाय नहीं करता, इसका ही मतलब क्या होगा, वो डे वैकेंट हो सकता है। अब गाइज अगर मैंने यहाँ पे N को सेट कर दिया है तो R एक तो यहाँ पे आ सकता है, और अगर मैं यहाँ पे N को रखता हूँ तो R एक तो यहाँ पे भी आ सकता है, एक दिन का गैप हो सकता है, बट यहाँ पे कोई भी बंदा बाय नहीं करेगा, यहाँ पे ये प्लेस वैकेंट होगी। यहाँ पे बोला है ना कि कोई भी बंदा बाय नहीं करता क्लॉथ N एंड R के बीच में, और यहाँ पे भी कोई बंदा बाय करते हुए दिख रहा है क्या आपको, यहाँ पे सैटरडे में कोई बंदा बाय कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, यहाँ पे तो वैकेंट प्लेस है। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी बनती है एंड ये भी एक पॉसिबिलिटी बनती है। तो इस पॉसिबिलिटी के लिए मैंने यहाँ पे स्टार बना दिया वैकेंट प्लेस के लिए, एंड इस पॉसिबिलिटी के लिए यहाँ पे बीच में कोई भी नहीं बंदा होगा, मतलब ये दोनों सिटिंग एडजेसेंट टू ईच अदर हो गए, ठीक है गाइज। अब आगे पढ़ते गाइज। यहाँ पे क्या बोला है, P वॉज बाय क्लॉथ आफ्टर R। अब R के आफ्टर मतलब संडे की तरफ जाना होगा हमें, इसलिए नीचे एरो देंगे, तो यहाँ पे हो गया P। अब आगे दिया है द नंबर ऑफ पर्सन बाय बिटवीन M एंड N। तो यहाँ पे M एंड N के बीच में जितने पर्सन हो गए, ये जस्ट हाफ ऑफ द पर्सन हु बाय आफ्टर N।
तो यहाँ पे यन के आफ्टर में जितने बाय करेंगे उससे यहाँ पे हाफ हो गए। तो गाइज अगर मैं यहाँ पे एक्स बंदे लेता हूँ यम एंड यन के बीच में, तो यहाँ पे यन के नीचे कितने हो गए 2x हो गए, क्योंकि यहाँ पे यन के नीचे जितने भी हो गए उससे हमें यहाँ पे हाफ चाहिए। यहाँ पे 2x का हाफ क्या होता है, x होता है। यहाँ पे बोला है ना कि यम एंड यन के बीच में जितने भी हो गए वो क्या हो गए, जस्ट हाफ ऑफ द पर्सन, मतलब हाफ ऑफ द पर्सन है यहाँ पे, ठीक है, यम एंड यन के बीच में। किससे, हु बाय क्लॉथ्स आफ्टर यन, तो हु बाय क्लॉथ्स आफ्टर यन के लिए यहाँ पे नीचे एरो देंगे। यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइज। अब आगे पढ़ते हैं, यहाँ पे क्या बोला है, ओनली वन पर्सन बाय क्लॉथ बिफोर यम। तो गाइज यहाँ पे यम के ऊपर ओनली एक बंदा बाय करता है, तो यहाँ पे सबसे ऊपर एक बना देता हूँ। अब आगे क्या बोला है गाइज, आइदर मंडे और फ्राइडे इज द डे व्हेन नो वन ऑन बाइंग, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे मंडे को एक तो वैकेंट प्लेस हो सकती है, तो यहाँ पे क्रॉस का साइन बना देता हूँ, या फिर एक तो फ्राइडे को वैकेंट प्लेस हो सकती है, तो यहाँ पे भी मैं क्रॉस का साइन बना देता हूँ। अब आगे क्या बोला है, आर बाइज क्लॉथ आफ्टर यन, तो यहाँ पे यन के आफ्टर में आर होगा, तो यहाँ पे आर बना देता हूँ। एंड यहाँ पे क्या बोला है कि आर के नीचे पी होगा, तो ये कंडीशन नहीं भूलना है कि यहाँ पे आर के भी नीचे कौन है, यहाँ पे आर के भी नीचे पी है, ठीक है। तो यहाँ पे यन के नीचे कितने बंदे चाहिए हमें, आर तो चाहिए ही चाहिए, पी भी चाहिए ही चाहिए। इसका मतलब यन के नीचे 2 बंदे तो हमें ऑलमोस्ट चाहिए, ठीक है गैस। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो गैस यहाँ पे सबसे सुटेबल कंडीशन फाइंड आउट करेंगे एंड उसे इसमें अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे क्या बोला कि मंडे के ऊपर एक पर्सन बाय करता है क्लॉथ, तो अगर मैं यहाँ पे यम को रखता हूँ तो यहाँ पे 101% कोई ना कोई बंदा आएगा, तो यहाँ पे मैं डॉट निकाल देता हूँ, ठीक है। अब गाइस अगर यहाँ पे मंडे को कोई ना कोई फिक्स बंदा आने वाला है, इसका मतलब मंडे को वैकेंट प्लेस नहीं हो सकती, तो 101% फ्राइडे को वैकेंट प्लेस होगी, तो इस पॉसिबिलिटी में यहाँ पे क्रॉस का साइन बना देता हूँ। इसका मतलब फ्राइडे को कोई भी बाय नहीं करेगा। और एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे क्या बन सकती है गाइस, अगर मैं मंडे को वैकेंट प्लेस लेता हूँ तो यहाँ पे यम मुझे यहीं पे लेना होगा, तभी तो यम के ऊपर एक बंदे ने बाय किया होगा इस कंडीशन के हिसाब से। यहाँ पे बोला है ना कि यम के ऊपर एक बंदा बाय करता है क्लॉथ, तो बाय करने वाला बंदा कब होगा, ट्यूसडे को होगा, एंड मंडे को कोई भी बंदा बाय नहीं करता, तो यहाँ पे यम के बिफोर सिर्फ एक ही बंदा बाय कर रहा है, ठीक है गाइस। यहाँ पे 2 डेज तो है बट बंदा एक ही बाय कर रहा है, ये डिफरेंस आपको आइडेंटिफाई करना होगा। अब यहाँ पे क्या बोला है कि यम से 1% छोड़ के नीचे कौन है, यन है, तो यहाँ पे यम से 1% छोड़ के यहाँ पे आएगा यन, एंड यहाँ पे यम से 1% छोड़ के यहाँ पे आएगा यन, तो ये भी कंडीशन हो गई हमारी। अब यन से आपको ये वाली कंडीशन दिख रही होगी गाइस। यहाँ पे कंडीशन में क्या बोला था कि यन एंड आर के बीच में कोई भी बंदा बाय नहीं करता, तो एक तो यन एंड आर इमीडिएट नेबर आ सकते हैं, या फिर इन दोनों के बीच में एक प्लेस वैकेंट हो सकती है। और यहाँ पे क्या बोला है गाइस कि यन से नीचे आर होगा, इस कंडीशन के हिसाब से कि यन के नीचे आर है, तो हम पॉसिबिलिटी नंबर 1 में देखेंगे तो यन के नीचे आर निकालेंगे तो आर 101% यहीं पे आएगा, तभी तो यहाँ पे यन एंड आर के बीच में कोई भी बंदा बाय नहीं करता, तो यहाँ पे ये हो गई वैकेंट प्लेस। अब गाइस अगर हम इस पॉसिबिलिटी में देखेंगे तो यन एंड आर के बीच में कोई भी बंदा बाय नहीं करता, इसका मतलब आर यहीं पे आ सकता है, क्योंकि वैकेंट प्लेस वाला बंदा तो ऊपर हो गया और एक ही वैकेंट प्लेस वाला बंदा चाहिए था, तो यहाँ पे कैसे आ सकता है यन एंड आर के बीच में वैकेंट प्लेस, तो यहाँ पे यन के जस्ट इमीडिएट नीचे आर आएगा, क्योंकि यहाँ पे बोला था कि यन के नीचे आर होगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइस। और यहाँ पे क्या बोला है कि आर के नीचे पी होगा इस कंडीशन के हिसाब से, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी नंबर 2 में आर के नीचे पी यहीं पे आएगा, एंड पॉसिबिलिटी नंबर 1 में आर के नीचे पी 101% यहीं पे आएगा, तो ये भी कंडीशन हो गई हमारी, ये भी कंडीशन हो गई हमारी, यन एंड आर वाली भी कंडीशन हो गई, यम के ऊपर एक पर्सन बाय करता है, ये भी कंडीशन हो गई। अब यहाँ पे क्या बोला है कि यन के नीचे जितने भी पर्सन बाय करते होंगे, यहाँ पे बोला था ना इट जस्ट हाफ ऑफ द पर्सन हु बाय आफ्टर यन, यहाँ पे यन के आफ्टर डे कितने हो गए ये नहीं बोला है, यहाँ पे बोला है कि यन के बाद में कितने पर्सन बाय करते हैं, यहाँ पे बाय वर्ड इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे यन के बाद में पॉसिबिलिटी नंबर 1 में कितने बंदे बाय कर रहे हैं, एक है आर एंड एक है पी। यहाँ पे पॉसिबिलिटी नंबर 1 में यन के आफ्टर 2 बंदे बाय कर रहे हैं, तो यहाँ पे सबसे ऊपर में 2 बना देता हूँ। अब पॉसिबिलिटी नंबर 2 में देखेंगे, यहाँ पे यन के बाद में कितने बंदे बाय कर रहे हैं, यहाँ पे यन के बाद में यहाँ पे 2 बंदे बाय कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी नंबर 2 में 2 बंदे बाय कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बोला था कि यम एंड यन के बीच में, कि यम एंड यन के बीच में यहाँ पे अगर 2 होगा, 2 बंदे हो गए यन के नीचे दोनों पॉसिबिलिटी में, इस 2 से हाफ मतलब यहाँ पे यम एंड यन के बीच में एक बंदा आएगा, तो यहाँ पे यम से 1% छोड़ के यहाँ पे यन दिख रहा है, तो यहाँ तक तो हमारी पजल सही है। और ये भी पॉसिबिलिटी में यम एंड यन के बीच में एक ही बंदा दिख रहा है, मतलब यहाँ पे तो दोनों पॉसिबिलिटी हमारी राइट हो गई गाइस, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। बट हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया था कि आर के जस्ट इमीडिएट बाद में कौन बाय करता है, तो यहाँ पे तो हमें सिर्फ क्वेश्चन का ही आंसर देना है, तो ये दोनों पॉसिबिलिटी में से सिर्फ एक ही आंसर अगर निकल के आता होगा तो ये क्वेश्चन का आंसर हम दे पाएंगे।
आगे, तो यहाँ पे आर के नीचे पॉसिबिलिटी नंबर 2 में कौन दिख रहा है आपको, पी दिख रहा है, और पॉसिबिलिटी नंबर 1 में भी आर के नीचे कौन दिख रहा है, पी दिख रहा है। मतलब यहाँ पे दोनों पॉसिबिलिटी का आंसर तो एक ही आ रहा है, यहाँ पे एक यूनिक आंसर आ रहा है दोनों पॉसिबिलिटी का। इसका ही मतलब इसका आंसर हम दे पा रहे हैं स्टेटमेंट 2 से। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा गाइस, स्टेटमेंट 2 इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन बट स्टेटमेंट 1 इज नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। मतलब ये ऑप्शन नंबर बी आएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइस। तो आई होप कि आपको मैंने काफी अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चन करवाए होंगे एंड काफी इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया होगा। तो ये वीडियो देखने के बाद आपको डेटा सफिशिएंसी में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ गाइस। और अगर किसी को समझ में नहीं आया होगा तो इस पर हम बहुत ज्यादा क्वेश्चन करने वाले हैं, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। आप ये वीडियो फिर से एक बार देख सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पे नए तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को दबाना ना भूले, ताकि आने वाले क्वालिटी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको इंस्टेंट मिले। अगर अब तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर दीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लिंक चैनल के अबाउट सेक्शन में। क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करोगे, अगर आप शेयर करोगे, लाइक करोगे, तो ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा गाइज। सब्सक्रिप्शन शेयरिंग तो आपके लिए फ्री है, बट हमारे लिए वीडियो बनाने का काफी बड़ा मोटिवेशन है। खुद की प्रिपरेशन साइड में रख के टाइप करना पड़ता है, एडिट करना पड़ता है, टीच करना पड़ता है, एक्सप्लेन करना पड़ता है, बहुत मैटर होते हैं गाइज। तो प्लीज जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए। तो मिलते हैं अगले सेशन में। जय सिया राम, स्टे ट्यून विद अस, टिल देन टेक केयर एंड लव यू गाइज।